सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि केंद्र सरकार 2025 में जनगणना कराने जा रही है। जो जनगणना 2021 में हो जानी थी, कोविड के चलते नहीं हो पाई। हालांकि सब कुछ देश में हुआ, केवल जनगणना नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी वजह थी जाति जनगणना का सवाल। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश को एक करने का, जोड़ने का, नेक करने का मुद्दा है। लेकिन यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। जाति जनगणना जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट है, जाति जनगणना जिस पर नीतीश कुमार विपक्ष के खेमे में मिलते हैं, जाति जनगणना जिस पर भाजपा और आरएसएस समर्थन में नहीं दिखती है। अगर 2025 में जनगणना हुई और जाति के बिना हुई तो इसका क्या असर होगा? बिहार ने पूरे देश को जब यह समझाया कि जाति जनगणना क्या है, तो नरेंद्र मोदी जी 25 में क्या करेंगे? और अगर जाति जनगणना नहीं होती है, 2025 तक दिल्ली की सरकार पर उसका कोई गहरा असर देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में सिलसिलेवार बहुत जरूरी पड़ताल करेंगे। पूरी वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगले एक साल की राजनीतिक भूचाल को इसमें इशारे में बताया। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फिलहाल एक खबर फिर से, इंडिया टुडे का एक ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें एक खबर छपी है कि नेक्स्ट सेंसस इन 2025 विथ एक्सपेंडेड डेटा कलेक्शन ऑन रिलीजन सेक्ट्स। सोर्स पीयूष मिश्रा, जिनकी खबर 28 अक्टूबर 2024 को इंडिया टुडे में छपी हुई है, वो ये बताती है कि सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार जनगणना कराने के लिए 2025 में तैयारी कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि 2011 में आखिरी जनगणना इस देश की हुई थी। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2021 का वो वक्त था जो महामारी का था। वही महामारी जिसे शायद अब इस देश के लोग भूल चुके हैं, कोरोना। देश रुक गया, ठहर गया, मानवता पर संकट आ गया था। लोग एक चीज केवल याद कर रहे थे, अस्पताल और ऑक्सीजन, दवाई। जाति धर्म की बाधाएं खत्म हो गई थीं। पाखंड अंधविश्वास की दुकानें बंद हो गई थीं। प्राइवेट सेक्टर के सारे संस्थान बंद हो गए थे। इलाज कर रहे थे तो सरकारी अस्पताल। फिर कुत्ते नोच रहे थे लाशों को, गंगा में लाशें तैरती दिखाई दे रही थीं। मैनेजमेंट ध्वस्त हो चुका था। यह बात लोगों को चिंताजनक लगने लगी कि अस्पताल हमने क्यों नहीं बनाए, दवाइयां क्यों नहीं दी। फिर कोविड खत्म हुआ धीरे धीरे। जिसको गुजरना था वो गुजर गया। जिन परिवारों के लोग खोए वही सदमे में हैं। देश फिर भूल गया कि कोई कोरोना जैसी महामारी भी थी। लेकिन उसके बाद फिर अस्पताल अब बहस में नहीं है, खत्म। अब दूसरे तरह के दंगाई माहौल, बहराइच उसका एक उदाहरण है। फिलहाल तो 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था। हालांकि 2021 के चुनाव हुए, 22 में चुनाव हुए, 23 में चुनाव हुए, 24 में चुनाव हो गया, चुनाव नहीं रुका। उसी कोविड में मास्क पहनकर विश्वविद्यालय बंद थे, देवालय बंद थे। चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू कर दी गई। सबसे पहले कुछ शुरू हुआ तो ठेका, दारू का ठेका शुरू हुआ अस्पताल के बाद। फिर चुनाव शुरू हो गया, रैलियां होने लगी, नफरत का कारोबार फिर से शुरू हो गया। उसके बाद चुनाव दर चुनाव होते चले गए, जनगणना नहीं हुई इस देश में। और फिर आम चुनाव 2024 का हो गया। 2025 अब आने को है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। और अब अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मीडिया में खबर छपी है कि केंद्र सरकार
जनगणना कराने की तैयारी कर रही है, जो 2025 में शुरू हो जाएगी। 2026 में आंकड़े आएंगे। ये रिपोर्ट ये बताती है कि फिर इसका टेन्योर भी बदल दिया जाएगा। अगली जनगणना 2035 में होगी, फिर 2045 में होगी, फिर 2055 में होगी, और इसमें अब आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। क्योंकि जनगणना किसी भी देश में हर 10 साल पर इसलिए होती है कि देश कैसे चले, कितने लोग, केवल जनगणना नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। जनगणना जब होती है तो इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक से उनकी पूरी पहचान पूछी जाती है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परिवार में कितने सदस्य हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, घर में कितनी गाड़ियां हैं, घर में कितने फ्रिज है, कूलर है, घर में कोई गाय भैंस भी है क्या, पेड़ पौधे गांव में कितने हैं, इलाका कौन सा है, किस जगह कितने लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, कितनी डिग्री है, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। एक एक आंकड़े जुटाने का नाम है जनगणना, ताकि देश चलाने के समय उन आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई जा सके। कहां विकास की जरूरत है, कहां ज्यादा विकास हो गया है, कहां सड़क की जरूरत है, बिजली, पानी, खेत खलिहान, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सब कुछ का एक आंकड़ा सरकार हर 10 साल में जुटाती है। फिर अपनी नीतियों को उसके मुताबिक बदलती है। जहां विकास नहीं हो पाया उसे चिन्हित करती है और उसे फिर अगली पॉलिसी में एकोमोडेट करती है। इसलिए जनगणना किसी भी देश के लिए सबसे बुनियादी चीज है। सब कुछ गिना जाता है, केवल जाति नहीं गिनी जाती। हालांकि पूरा सच ये नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को गिना जाता है, धर्म गिना जाता है। सांप्रदायिकता खतरा नहीं है इस देश के सामने। 1931 के बाद जनगणना नहीं हो पाई जाति की। 41 में हुई, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। 2025 में जब ये सवाल आ रहा है तो उस इतिहास को सिलसिलेवार समझ लीजिए। 2024-25 में जो जनगणना होने वाली है उसके पहले 1951 में जब आजाद भारत की पहली जनगणना होनी थी, कुछ लोग जो खास किस्म की मानसिकता के थे, अधिकांशतः, उन्होंने कहा कि अब हम जाति विहीन समाज बनाएंगे। इसलिए जातियां गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। 51 से जातियां गिनना बंद कर दिया। विडंबना देखिए कि धर्म गिनते थे, वो भाषा गिनते थे। वही दौर था जब भाषा के नाम पर राज्य टूट रहे थे, लड़ रहे थे, फिर भी भाषा गिनी जा रही थी। धर्म के नाम पर देश में 47 में बंटवारा हुआ था, सांप्रदायिकता का तनाव था, फिर भी धर्म गिन रहे थे, जाति नहीं गिने। इस संकल्पना से कि जातिवाद खत्म हो जाएगा, अगर जातियां गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। देश का इतिहास आजादी के अमृत काल तक का बता रहा है, भयानक जातिवादी आज भी हम हैं। प्रधानमंत्री भी जाति बताते हैं, राष्ट्रपति भी जाति बताते हैं, मीडिया हाउसेज में एक ही जाति के लोग हैं, ब्यूरो सेक्रेटरी, देश चलाने में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जज, इन सब में जातियां हैं। और 80 करोड़ अनाज जिसको देना पड़ रहा है 5 किलो, वो भी जातियां हैं, जिसमें से कौन है ये देश को नहीं पता है। देश चलाने में कौन है कौन नहीं है ये बंटवारा हो गया। इसलिए जब पहला काका कलेलकर कमीशन बना ओबीसी के लिए, तो काका कलेलकर कमीशन ने भी कहा जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर आंकड़े नहीं होंगे तो चिन्हित नहीं कर पाएंगे कि कौन सी जातियां पिछड़ गई, कौन सी आगे आ गई, फिर उनको विशेष प्रावधान कैसे देंगे। लेकिन नहीं हुआ। मंडल कमीशन बना 1980 में, उसकी रिपोर्ट आ गई, 1990 में वो लागू हो गया। उस मंडल कमीशन की सिफारिश भी कहती है कि जाति जनगणना के बिना देश चलाने की मुकम्मल पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जाति जनगणना नहीं हुई। 1996-97 का वक्त आया, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में पास किया कि 2001 की जनगणना जब होगी तो उसमें जातियों का कॉलम सबके लिए खुला रहेगा। कितने सवर्ण, कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने पिछड़े, हर जाति हर धर्म में
सबका आंकड़ा रहे, ताकि सबके आंकड़े के साथ बात आगे बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है 2001 के पहले ही 99 में, और पहली कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी जिस काम को रोकते हैं वो है जाति जनगणना। यानी 2001 तक की भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना विरोधी पार्टी रही है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही थी। बटोगे तो कटोगे टाइप का मामला तब भी आया था, लेकिन बांटना कटना कौन था वो पता नहीं चल रहा था। 2010 का वक्त आया, देश में संसद में जाति जनगणना पर बहस होनी शुरू हुई। 2010 में पूरी संसद एक राय से सहमत हो जाती है कि 2011 की जनगणना में जाति जनगणना होनी चाहिए। एक लाइन में समझिएगा कि सब कुछ गिना जाता है, उसमें एक कॉलम सबके लिए जोड़ दिया जाएगा जाति का, और कुछ नहीं करना है, कोई अलग से जनगणना नहीं होनी थी। जो 1948 का जनगणना एक्ट बना है आजाद भारत का, जो जनगणना कमिश्नर जो है, सेंसस कमिश्नर, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत सरकार का सबसे वैधानिक डेटा है। वो एक्ट के तहत जनगणना होने में केवल 2 दर्जन कॉलम में एक कॉलम जोड़ देना है जाति का, जो सबके लिए होगा। वो जाति का कॉलम जोड़ने के लिए 2010 में पूरी संसद सहमत हो गई। बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति वाली भारतीय जनता पार्टी भी संसद में खड़े होकर यह कहती है कि 2011 में जनगणना होनी चाहिए। 2011 की जनगणना जाति जनगणना के साथ हो। मरहूम गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगुवाई करते हुए संसद में खड़े होकर जाति जनगणना कैसे देश के निर्माण में जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के लिए जरूरी है, इस पर भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मरहूम गोपीनाथ मुंडे, जो ओबीसी जाति से आते थे, महाराष्ट्र के नेता थे। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई दिल्ली में एक्सीडेंट में, लेकिन आंकड़े दस्तावेज में आज भी हैं। हुकुमदेव नारायण यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाति जनगणना के समर्थन में संसद में खड़े होकर बयान देते हैं। पूरा सदन एक मत था। समाजवादी लोग तो, अंबेडकरवादी लोग तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मानवर कांशीराम से लेकर के लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, तमाम लोग, नीतीश कुमार, सारे लोग जातिवार जनगणना के समर्थन में खड़े थे। कांग्रेस की तरफ से उस समय एक साजिश की गई, अलग से एक सर्वे करा दिया गया, आर्थिक और जातिगत सर्वे। यानी 1948 के जनगणना एक्ट के मुताबिक जाति जनगणना 2011 में नहीं हुई। और ये साजिश, ये गलती, ये ऐतिहासिक चूक उस समय की कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने किया। प्रणब मुखर्जी और पी चिदंबरम, इन दोनों की संदिग्ध भूमिका इसमें रही, जिसका नुकसान इस देश को उठाना पड़ा। वरना आज 2023-24 में खड़े होकर राहुल गांधी को जातिगत जनगणना के समर्थन में बयान नहीं देना पड़ता। ये काम 2011 में हो चुका होता, क्योंकि बीजेपी तब बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति नहीं कर रही थी, आरएसएस तब बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति नहीं कर रहा था। उस समय बीजेपी और आरएसएस तो खैर नहीं समर्थन में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में थी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, खेल कांग्रेस ने कर दिया। खैर, कांग्रेस की बात ये बात समझ में आई, और आज राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता जाति जनगणना के समर्थन में है। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी आज उतनी समर्थन में नहीं दिखती जितना राहुल गांधी दिखते हैं, लेकिन आज बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे पे आ गई, और भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में खड़ी है। अब ये तो एक सिलसिलेवार एक इतिहास बता दिया मैंने, अब इसका राजनीतिक विश्लेषण। क्या भारतीय जनता पार्टी 2025 में होने वाली जनगणना में सबके लिए एक जाति का कॉलम बनाने जा रही है? फिलहाल सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि ऐसी कोई कॉलम जातिगत जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाने जा रही है। यानी 2025 में जो जनगणना होने जा रही है वो बिना जातियों की गिनती के होने जा रही है। फिलहाल ये सूत्र हैं, बाद में हो सकता है जब सरकारी दस्तावेज आ जाएंगे तब पुख्ता होगी खबर। अगर ऐसा होता है, अगर 2025 की जनगणना में जाति का कॉलम, केवल कॉलम जोड़ना, अलग से कुछ नहीं करना, एससी एसटी के लिए कॉलम जुड़ा हुआ है, बस उसमें लिखा रहता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अगर आप हैं या अन्य हैं।
अगर उसी में लिख जाएगा कि आपकी जाति क्या है, शेड्यूल का किस किस वर्ग में आती है, शेड्यूल कास्ट में आती है, शेड्यूल ट्राइब में आती है, उसी के नीचे 2-3 कॉलम और बन जाएंगे। अंदर बैकवर्ड क्लास में आती है, सामान्य में आती है, और अगर आती है तो उसका नाम क्या है, कोड नंबर होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, बिहार सरकार जब महागठबंधन की थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, बिहार में उन्होंने जाति जनगणना करा दी। तो उन्होंने ये बात देश को बता दिया कि कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं लगते, देश में बहुत ज्यादा संपत्ति इसमें नहीं जाएगी, जितना जनगणना में पैसा खर्च होता है उतने ही पैसे में होगी। कांग्रेस ने तो गलती की थी, लगभग 5,000 करोड़ रुपया इकोनॉमिकल एंड कास्ट सर्वे के लिए किया, और आंकड़े सार्वजनिक बीजेपी की सरकार ने नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने किया। आज भी दबा के बैठे हैं, बताया भी नहीं, हालांकि उस आंकड़े में बहुत सारी त्रुटियां हैं। चलो अब पुरानी बात होगी, 2025 में जनगणना होने जा रही है, तो एक कॉलम जोड़े, जैसे बिहार ने अपने यहां कॉलम जोड़कर एक एक आंकड़ा देश के सामने सार्वजनिक कर दिया। किस जाति की आबादी कितनी है, उसके पास शिक्षा कितनी है, रोजगार कितना है, उसके पास धन संपत्ति जमीन का मालिकाना हक कितना है, कितने लोग बेघर हैं, कितने लोग बेजमीन हैं, कितने लोग बेजमीर हैं, ये अभी नहीं पता चल पाया है। जमीर की कोई गिनती नहीं होती, जमीन की होती है। तो बिहार ने ये सारा काम किया, कई तरह के मिथ तोड़े। जैसे यादवों की 14% आबादी, कहा जाता था सब कब्जा कर लिया, पता चला नौकरियों में 1.5% नहीं है। कुछ लोगों की आबादी 2%, 3%, 4% थी, और नौकरियों में 25%, 50%, 60% है। वो बहुत बड़ी आबादी में ग्रेजुएट नहीं है। मुसहर समुदाय में 2000 ग्रेजुएट केवल है। बहुत बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास की नौकरियों में नहीं है, इसलिए बिहार ने अपने आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया। उसके बाद लोग, दलितों पिछड़ों के पास जमीन नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, एक एक करके इसके आंकड़े आ गए। इतना ही नहीं, सवर्ण तबके में आने वाले गरीबों के भी आंकड़े आ गए। किसके पास सवर्णों में जमीन नहीं, उसको भी जमीन देने के लिए सरकार ने योजना बना ली। बिहार सरकार ने क्रांतिकारी काम कर दिया, इस देश को बता दिया कि जाति जनगणना से कितना बड़ा देश का कल्याण होगा। बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए आज पूरा विपक्ष एक साथ जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा है। और विरोध में कौन खड़ा है, बटेंगे तो कटेंगे वाले, ये भाषा बोलने वाले विरोध में खड़े हैं। अब इसकी राजनीति क्या है, जब बिहार में सरकार महागठबंधन की थी तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में जनगणना जाति के आधार पर हुई, उसका लाभ, उसकी क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि राज्य करा सकता है, कई बार कई राज्यों ने और भी कोशिश की, गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाते हैं और कहते हैं कि बिहार में जाति जनगणना का फैसला तब हुआ जब हम बीजेपी के लोग सरकार में थे। तो बीजेपी के लोग जब बिहार की सरकार में थे तो जाति जनगणना हुई, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई, बीजेपी फुल मेजॉरिटी में है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुई, राजस्थान में क्यों नहीं हो रही, और पूरे दिल्ली यानी देश में क्यों नहीं हो रही। बीजेपी यहां घिर चुकी है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जब जाति जनगणना का सवाल केंद्र में आया तो बड़े बड़े भाषण देते पाए गए कि जाति तो होती ही नहीं, मेरे लिए केवल गरीब और अमीर जाति है। कुछ दिन बाद संसद में भाषण देते हुए कहे इनको सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखता, जबकि उनको कहना चाहिए इनको सबसे बड़ा गरीब नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी अपनी जाति बताते हैं, एक बार नहीं, कई कई बार, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, और अभी हाल ही में हरियाणा के चुनाव में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मुझे और नायब सिंह सैनी को इसलिए लोग गाली देते हैं क्योंकि हम अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। जातियां बताते हैं, राष्ट्रपति की जातियां बताते हैं। अब बीजेपी ने सार्वजनिक किया कितने मुख्यमंत्री, कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने नेता एससी एसटी ओबीसी बनाए हैं बीजेपी ने। बीजेपी को जब अपनी सुविधा हुई तो वो जातियां बताने में कहीं पीछे नहीं हुई। एक जगह पीछे होती है, जाति जनगणना के सवाल पर। और जाति जनगणना पर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खुलकर विरोध नहीं कर पाए। आरएसएस की तरफ से भी यह कह दिया गया कि जाति जनगणना करा लीजिए, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग ना हो।
राजनीति क्या होती है आरएसएस के लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़े नेता तो वही हैं, सबसे बड़ी राजनीति वही करते हैं, हर मुद्दे पर टिप्पणी वही करेंगे, लेकिन नाम रखें गैर राजनीतिक संगठन का। ये हाल है इस देश में राजनीतिक माहौल में जाति जनगणना का। नीतीश कुमार वहां समर्थन दे रहे हैं। एनडीए के एक सबसे बड़े पिलर नीतीश कुमार है, ओबीसी समुदाय से आते हैं। चंद्रबाबू नायडू का पूरी पॉलिटिक्स में एक बड़ी भूमिका ओबीसी की, क्योंकि ओबीसी का सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे विमर्श में हो रहा है। एससी और एसटी की दो जातियां गिनी जाती हैं, सवर्णों की और ओबीसी की गिनती नहीं होती। अगर जाति जनगणना होगी तो सबके आंकड़े आ जाएंगे, सब कुछ देश को पता चल जाए, एक्सरे हो जाएगा, वहां बीमारी का पता चल जाएगा, फिर इलाज शुरू होगा और फिर देश, सबका देश खूबसूरत देश बनेगा। इसका विरोध केवल एक तबके के लोग करते हैं जो मुट्ठी भर कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि जाति जनगणना आंकड़े बता देती है, मुट्ठी खोल देती है कि किसकी मुट्ठी में क्या है। नीतीश कुमार ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ कैसे खड़े रहेंगे अगर 2025 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार, वर्तमान में जो संकेत मिल रहे हैं कि वो जनगणना नहीं कराने जा रही, फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, बाकी चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? और अगर जनगणना कराना मजबूर होती है तो बीजेपी और आरएसएस का बटेंगे तो कटेंगे का पूरा नैरेटिव ध्वस्त होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और आरएसएस दोनों इस बटेंगे वाले नैरेटिव पर आ गई, जिसका सीधा संकेत है कि वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे। कई बार बीजेपी कह चुकी है, कभी कहती है कराएंगे, कभी कहती है नहीं कराएंगे, सदन में कह चुके नहीं कराएंगे। और अगर नहीं कराती है 2025 में वो जाति जनगणना, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स, विपक्ष की एकजुटता क्या 2025 तक दिल्ली पर कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में दिख रही है? क्योंकि जाति जनगणना सामान्य मुद्दा नहीं है, धर्म की सांप्रदायिक राजनीति के सामने बीजेपी के लिए एक चुनौती है जाति जनगणना का सवाल, क्योंकि इसमें दुश्मन विदेशी, आतंकवादी, खालिस्तानी, कपड़ों से पहचानने वाला वो नहीं मिलता, जिहादी नहीं मिलता, घर के भीतर मिलता है। ऐसे में पूरी पॉलिटिक्स अब जाति जनगणना के केंद्र में होने जा रही है, और अगर ये पॉलिटिक्स मजबूत हुई तो दिल्ली की सत्ता पर इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार बिहार में अगर जाति जनगणना करा रहे हैं तो देश में क्यों नहीं कराएंगे? और अगर जनगणना नहीं होनी थी जाति के आधार पर, तो क्या नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने वाले हैं? और क्या अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो नीतीश कुमार उन्हीं के साथ खड़े रह करके अपनी पूरी पॉलिटिक्स को खत्म करने वाले हैं? दिल्ली में हलचल तेज होने वाली है, मौसम बदलने वाला है, नजर आप भी रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।